हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। हम तो पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री, आज से शुरू कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे थे, है ना। मैंने आपको एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स में ये बोला था कि आपको जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो हाइड्रोकार्बन्स की जो एल्केन वाला पार्ट है उसमें हाइड्रोकार्बन्स जैसे इथेन हो गया, इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, थोड़ा सा वो वाला पोर्शन उन्होंने लिख के दिया होता है कि आपको इथेन की कन्फर्मेशंस पढ़नी है, ये वो फलाना ढिमका वो सब दिया होता है। तो वो सब मैंने बोला था कि वो सारी चीज़ें स्टीरियो केमिस्ट्री में आपकी कवर हो जाएंगी। तो आज से हम स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, बट उसका स्टीरियो केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यहीं से शुरू कर रहा है अपनी पढ़ाई तो वो कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जो है कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और जो है वो कुछ रोटेशंस की जा सकते हैं, वो सारे रोटेशंस आपको सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने बचपन से ही आइसोमेरिज्म तो पढ़ा होगा, है ना। आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा आपने। दो तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। एक होता है जी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये दो तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, ओके डन। इसमें होता है जी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके लिए मतलब अलग से हम पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके अलावा भाई बच्चों आपको तो पता ही होगा मीजो आइसोमेरिज्म, है ना। मीजो आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो आप पढ़ते होते हो ना, मीजो आइसोमेरिज्म, है ना, ये बस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्या होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स होते हैं। और भी होते हैं इसके अंदर दो तीन, ठीक है। पोजिशनल चेन के फंक्शनल और मीजो के अलावा एक दो चीजें और होती हैं, ठीक है। वो अलग से पढ़ना है हमें। हमारा मेन काम है स्टीरियो केमिस्ट्री के आइसोमर्स को पढ़ना, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर दो तरीके के आइसोमेरिज्म होता है। एक होता है जी कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। और एक होता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो बता दें, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल, ठीक है। तो दो तरीके, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, ठीक है बच्चों। आपको क्वेश्चन कैसे आता है, इस पार्ट से क्वेश्चन आता है, आपको दो कंपाउंड दे देते हैं, ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड, फिर ऐसे पूछते हैं कि इन दोनों का आपस में किस तरीके का आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कन्फिगरेशनल है, कन्फर्मेशनल है, ठीक है। या ऐसे पूछ लेते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म है, इसमें कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, कॉन्फिगरेशनल है, या पोजिशनल है, कौन सा वाला आइसोमेरिज्म इन दोनों में आपस में है जो इन दोनों को रिलेट करता हो, ठीक है। ये चीजें आती हैं। चलिए, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? दो कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट डिफर इन स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो चेन, पोजीशन, फंक्शनल या मीजो के तरीके से हो सकता है। जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात आएगी तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सिर्फ बॉन्ड की जो अटैचमेंट होगी, सॉरी स्पेशियल स्पेशियल जो
अरेंजमेंट होगी सिर्फ वो डिफरेंट होगी, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। जी हाँ, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। कंपाउंड्स having same chemical formula plus same structure plus, एक सेकेंड बच्चों, बजे ही जा रहे मिल रहा नहीं। आई एम सॉरी अबाउट दिस, वॉन्ट हैपन अगेन। केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा? ओनली स्पेशल अरेंजमेंट। Special arrangement of atoms will be different। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल मतलब स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। बता दें फिर, अब यहीं पे बता देते हैं। जो क्या बोले जा रहे हैं? एक बोला कन्फिगरेशनल, एक बोला कन्फर्मेशनल। ठीक है, तो दोनों में कैसे मतलब डिफरेंशिएट कैसे करने वाले? कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। आ जाओ, देखो जरा ध्यान रखना बच्चों। कन्फिगरेशनल में जो आपके दो कंपाउंड्स दिए होंगे उनको आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, बट जस्ट बाय बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा, तब आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट आपका कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपस में नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, ये आपस में इंटर बता रहे हैं अभी कैसे, वो क्या बोले जा रही हूँ अभी आपको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल देके ना, एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा। लो बैकग्राउंड में म्यूजिक आ गया। बॉन्ड ब्रेकिंग will be needed। ठीक है, no bond breaking is needed। ठीक है, bond breaking will be needed for inter conversion। ठीक है बच्चों, ऐसा इसमें होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं बता देती हूँ क्या बोले जा रहे हैं। जैसे देखो, ऐसे लेफ्ट में अभी मैं कन्फिगरेशनल के लिए लिखूंगी, राइट में कन्फर्मेशन के लिए लिखूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल दिया ये वाला, ये क्या है जी आपका ट्रांस एल्कीन। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे दे दे ठीक है, ये हाइड्रोजन। ओके, और ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर सिस एल्कीन। ये क्या है आपका ट्रांस एल्कीन हो गया, और ये आपका नीचे वाला आपका सिस एल्कीन हो गया।
तो अगर आपको यहां से यहां जाना है, अगर ठीक है, यहां से अगर यहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला बॉन्ड, या कह लीजिए कि ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर इस CH3 को यहां लगाना पड़ेगा। तो देयर क्या है, ये दोनों आपस में क्या हुआ, कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे जैसे मैं पर आपको बोलूं कि जी ये आपका मान लो CH3 ठीक है, पीछे की तरफ मान लो फ्लोरीन है और ये आगे की तरफ मान लो क्लोरीन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पीछे की तरफ मान लो क्लोरीन है और ये आगे की तरफ मान लो क्लोरीन है। ठीक है, एक तो ये दे रखा हो और एक देखो, एक दे रखा हो जी ये वाला, देखो जी ये देखो, मान लो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, तो ये A है और ये B है, ये आपस में क्या हुए, कन्फर्मेशनल। क्या किया है इस केस में, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाले बॉन्ड को फिक्स कर दिया, और पहले ऐसे था और इसमें क्या, यहां से यहां कैसे पहुंचे हैं, बस CH3 को यहां भेज दिया है, फ्लोरीन को यहां भेज दिया है और क्लोरीन को यहां भेज दिया है, तो ये बन गया है। तो यानी कि बस एक छोटी सी रोटेशन से ही ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया है, और यही हम बोल रहे थे कि इंटर कन्वर्टेबल होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। बहुत बार आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं घुमा रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड जो है आपको मतलब किसी भी दो बॉन्ड्स को घुमाना रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पे एक बॉन्ड फिक्स करके सिग्मा एक बॉन्ड को फिक्स कर दो तो बाकी तीन को आप घुमा सकते हो। ये स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल से। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि स्टीरियो केमिस्ट्री की ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई जाएं। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये होते हैं जी आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, मैं जरा देख लूं एक बार। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप लोग क्या करना, आप लोग भी बना लेना। आप लोग क्या करोगे, है ना, अपनी कॉपी पे बनाना। ये एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये रहा आपका क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन। ठीक है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बना दिया है फ्लोरीन और यहाँ पे बना दिया है जी हाइड्रोजन, ये रहा A कंपाउंड। ठीक है, मैं आपको देखना मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये सारे सेम रख दिए और यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पीछे की तरफ क्लोरीन रख दिया, यहाँ पे ब्रोमीन रख दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया। ठीक है, और देखिए आ जाइए, ये है B, ये है स्ट्रक्चर नंबर B, नहीं एक ये है, अरे भाई इसको दे देते हैं B, इसको ज्यादा जल्दी हो रखी है, इसको देते हैं B, इसको देते हैं C। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फिर देखा कि ये पीछे की तरफ CH3 कर दिया, यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया और यहाँ पे क्लोरीन कर दिया। अब आ जाइए मैदान में। देखिए बच्चों, A
बी और ये रहा सी। ए और बी में देखो एक बार जरा ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है, ये वाले कार्बन पे अरेंजमेंट सेम है। ये रेड वाले कार्बन पे अरेंजमेंट जैसी वहां है वैसी यहाँ है। पीछे की तरफ हाइड्रोजन है, पीछे की तरफ हाइड्रोजन है, आगे की तरफ फ्लोरीन है, आगे की तरफ फ्लोरीन है। जो आपका इन प्लेन है वो CH3 यहाँ पे भी है, इन प्लेन CH3 वहां पे भी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप ये देख पा रहे हैं। अगले वाले पे चलिए, नीले वाले कार्बन पे चलिए। नीले वाले कार्बन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CH3 प्लेन में था, यहाँ पे प्लेन में क्लोरीन है। अच्छा जी, CH3 कहाँ पहुंच चुका है? पीछे की तरफ, है ना। ब्रोमीन कहाँ पहुंच चुका है? क्लोरीन के प्लेस पे। और क्लोरीन कहाँ पहुंच चुका है? CH3 के प्लेस पे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये वाले बॉन्ड को फिक्स करके सिर्फ इन तीन को ऐसे घुमाया है। और जब ऐसे तीन को घुमाया जाता है तो वो किसकी निशानी है जी? आपकी कन्फर्मेशन की। तो ए एंड बी आर कन्फर्मर्स। फिक्स हो गया। आगे चलिए, अब आगे आ जाइए, बी और सी में देखते हैं। पहले ए और सी में देख लेते हैं। ठीक है, पहले ए और सी में देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम चीज, जो रेड वाली कार्बन है वो सेम है। रेड वाली कार्बन सेम है। CH3 प्लेन में था, प्लेन में। हाइड्रोजन पीछे था, पीछे। फ्लोरीन अबव द प्लेन था, अबव द प्लेन है। डन। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो क्लोरीन कहाँ है जी? क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन तो चला गया ब्रोमीन की जगह पर, ब्रोमीन चला गया क्लोरीन की जगह पे, एक दूसरे की जगह पे चले गए। कोई घूमा ही नहीं है। ये देखो, ऐसा नहीं हुआ कि एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी तीन को घुमाया, ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे तो दो बॉन्ड तो ऐसे ही रहे हैं और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, बॉन्ड ऐसे आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। यानी कि जरूर क्या करना पड़ा होगा? बॉन्ड को तोड़ना पड़ा होगा। इस वाले बॉन्ड को तोड़ा होगा, पीछे की तरफ बनाया होगा, ब्रोमीन को पीछे से तोड़ा होगा और आगे की तरफ उसका बॉन्ड बनाया होगा। और जब बॉन्ड तोड़ने की बात आ जाती है तो वो क्या होते हैं? आपकी कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, in that case we can say that A and C are configurational isomerism। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि ये क्लास तो बड़े ही अजीब तरीके से शुरू हुई है, हमें ये सब तो बताया ही नहीं गया कि जो है आपका कार्बन होता है ना। ऐसे ऐसे सिखाते हैं ना जब पढ़ाते हैं, जब आप लोगों को नॉर्मली, ये बच्चों कार्बन होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। टेट्राहेड्रल का मतलब होगा यहाँ पे एक प्लेन में ए लगा है, बी लगा है, एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा, इसको वेज बुलाया जाता। ये सारी बातें आप लोगों को पता है ना। तो ये सब नहीं पढ़ाने वाले में, ठीक है। इसको डैश बुलाते हैं, क्या है ये बात? ये सब तब पता है तुमको, है ना। ये सब नहीं पढ़ा रहे हम, ये सब नहीं पढ़ रहे हम कि ये होता है जी, उसको कायरल सेंटर बोलते हैं। ये सब बातें आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे दे के ये सारी बातें सिर्फ याद करवाऊंगी कि हाँ भाई तुमने वहाँ ये पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सब कोई नहीं पूछ रहा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, डैश क्या होता है, वेज क्या होता है। ये सारी बातें तुम लोगों को पता है ये सब। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को पता होती हैं। ठीक है ना। ये अगर आप किसी आप तो मान लो आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप तो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हो ही। लेकिन जो बच्चे केमिस्ट्री छोड़े हुए भी, जिनको कई कई साल हो जाता है ना, मैथमेटिक्स में चले जाते हैं या लाइफ साइंस में चले जाते हैं या फिजिक्स में चले जाते हैं, उनको भी पता होता है कि डैश वेज क्या होता है। ये सब नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है ना। पहले ही बता दूं, अगर कोई बच्चा इस उम्मीद के साथ ही वीडियो को देख रहा है तो हम पढ़ेंगे अच्छे लेवल की स्टीरियो केमिस्ट्री, जहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, जहां से आपकी नॉलेज एनहेंस हो। ठीक है, चलिए ए और सी का बता दिया है, ए और बी का बता दिया है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल साफ साफ एक चीज पता लग गई। देखो,
चेन आइसोमेरिज्म और ये सब तो हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे ही, वहां सीखेंगे ही कि कैसे पहचाने जाते हैं, ठीक है। बाकी दिक्कत अगर बच्चों को कोई आती है ना तो कॉन्फ़िगरेशनल कन्फर्मेशनल में ही आती है, क्योंकि पता नहीं रहता, कोई बताता ही नहीं है, कोई समझाता ही नहीं है चीजें इतने अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन के साथ। तो हम वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं कि अगर पेपर में उन्होंने हमसे पूछा कि कन्फिग्रेशनल है कि कन्फर्मेशनल है, आपको पता हो कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, ताकि आप अच्छे से पहचान पाओ। अब ए एंड बी, ए एंड सी दोनों कन्फिग्रेशन आपस में, एक कन्फर्मेशनल है एक कन्फिग्रेशनल है। तो यहाँ से अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसके बीच में रिलेशन बताने में, बी और सी में। ठीक है, तो चलो बी और सी की तरफ चलते हैं। ठीक है, बी और सी की तरफ अगर हम जाएंगे तो आप ये देखेंगे बच्चों कि देखिए यहाँ पे अगेन ये रेड वाली जो कार्बन है इसके आपस में कोई मतलब इसकी इसकी हेल्प से आप कोई भी आपस में इनका रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये फिक्स हो गई है। ये बेचारी कुछ नहीं कह रही है। यहाँ पे भी प्लेन में CH3 था, प्लेन में CH3 है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन था, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, अब द प्लेन फ्लोरीन था, अब द प्लेन फ्लोरीन है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस है, ब्लू वाली कार्बन पे। आ जाओ देखते हैं जी, यहाँ पे क्लोरीन, ओ माय गॉड, अब तो खतरनाक ही कुछ हो गया भाई बच्चों। देखो जरा, अगर हम देखें यहाँ पे तो CH3 चला गया है जी क्लोरीन की जगह पे, और क्लोरीन आ गया CH3 की जगह पे। सी ब्रोमीन अपनी जगह पे एज इट इज बैठा है, यानी कि यहाँ पे भी एक बॉन्ड को फिक्स करके घुमाना घुमाना नहीं हुआ है, कुछ नहीं घुमाया गया है। दो बॉन्ड फिक्स है यहाँ पे, दो बॉन्ड फिक्स होंगे तब थोड़ी चीजों को घुमा सकते हो आप। नट को जब आप खोलते हो तो एक एक्सिस फिक्स रहती है और बाकी दो एक्सिस में आप नट को घुमाते हो, है ना। यहाँ पे आप इसको रोटेशन थोड़ी कह सकते हो, ये तो आपस में एक्सचेंज किए हैं आपने। क्लोरीन का बॉन्ड वहां से तोड़ा और यहाँ पे लगाया, CH3 का बॉन्ड यहाँ से तोड़ा और वहां लगाया है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कन्फिग्रेशनल बोलेंगे। सिंपल है, ये सारी चीजें तो सीख ली अभी हमने। ठीक है, तो लिख दो कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, ये भी आपस में क्या है, कौन से आइसोमर्स हैं, कन्फर्मेशनल है। बाकी के दो जो आपस में वो, बाकी दो के साथ जो भी रिलेशन है वो क्या है, कन्फिग्रेशनल की रिलेशन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं भाई बच्चों कि कब आप क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है। अब चलते हैं इस हमारे सफर की तरफ, जो आपको बेसिकली 11th-12th में जो है तय करवाया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी। तुम भी कुछ एक्टिविटी किया करो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया करो। ठीक है, कंपाउंड्स विच कैन छोड़ो, विच कैन रोटेट 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 रोटेट, किसको रोटेट करते हैं वेवर को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना, which can rotate plane polarized white when passed through them, passed through them। पता है क्या होता है रिकॉर्डिंग में बच्चों, बड़ी अजीब सी दुविधा होती है। आप लोग मेरे सामने बैठे होते ना, तो यही टॉपिक को पढ़ाने में मुझे ज्यादा और आपको भी ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा मजे आते, ज्यादा हम बातें भी करते और पढ़ते भी ज्यादा, और आप लोगों के डाउट्स भी ज्यादा क्लियर होते। बट क्या है ना, डिजिटलाइजेशन ने जो है बहुत सारी चीजें ठीक भी की हैं, खराब भी की हैं। ठीक ये की है कि आप लोगों को जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पे एजुकेशन मिल पा रही है ना, ज्यादातर बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल पा रही है। और खराब ये हुआ कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गई इससे, है ना। तो जब मैं क्लास में पढ़ाती होती हूँ तो मतलब लगा लो कि ज्यादा माहौल बनता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
क्या होती है जी ये आपकी एक तरीके से लगा लो कि मतलब ज्यादा फोकस्ड लाइट ऐसा बोल सकते हैं अगर देसी भाषा में बोला जाए तो। और अगर बहुत ही फिजिक्स की भाषा भाषा में बोला जाए तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसी लाइट होती है, बट ज्यादा पेनिट्रेट करने की पावर रखती है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेसिकली होती है क्या है कि जैसे मान लो एक एक जगह से अगर बहुत सारी लाइट अगर आ रही है तो उसको पूरी को एक मतलब प्रिज्म के अंदर से निकाल के पूरी को एक जगह पर कंसंट्रेट करके और फिर डाला जाता है। ठीक है, और इससे ज्यादा डिटेल मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था। बेसिकली इसमें क्या होता था कि एक जो है आप इंस्ट्रूमेंट लेते थे जिसके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकल के आएगी। आपने अपना कंपाउंड लेना होता था, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घोलना होता था और उस सॉल्वेंट में घोल के आप ऐसे एक ट्यूब के अंदर इस कंपाउंड को रखते होते थे। ये लाइट इसके अंदर से गुजरती थी और यहाँ पे जो है आपका मेजरमेंट के लिए उन्होंने पोलैरिमीटर लगाया होता था। वो बताता था कि आपकी लाइट लेफ्ट गई कि राइट गई, अगर गई तो कितने एंगल से गई। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करते, शुगर एक्सपेरिमेंट करते होते थे ऐसा ऐसा फिजिक्स के अंदर ग्रेजुएशन टाइम में। ग्रेजुएशन किए हुए मुझे बहुत ज्यादा साल हो गए, मैं बहुत बड़ी टीचर हूँ। मुझे कम से कम ग्रेजुएशन किए हुए मतलब ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो उसको आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे, 10 9 के अराउंड। ठीक है, तो मुझे ज्यादा याद नहीं है। एनीवेज जितना अपने काम का उतना मुझे याद है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो जी उन कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास की जाए तो वो रोटेट हो जाए, इट डजेंट मैटर लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाए, राइट की तरफ हो जाए, थोड़े से एंगल से हो जाए, बहुत ज्यादा एंगल से हो जाए, जैसे भी हो जाए बट रोटेट हो जाए, वो कंपाउंड आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ये तो होगी एक्सपेरिमेंट की बात। ठीक है, लेकिन हम अपनी रियल लाइफ में जब हमको अगर कंपाउंड कोई दिया जाए और हमें किसी भी तरीके से एनएमआर से आईआर से जैसे तैसे करके अगर हमें ये पता चल जाए कि जी ये इसका स्ट्रक्चर है और फिर हम हिसाब लगाने लगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्या कंपाउंड, ऐसा थोड़ी बच्चों। देखो लैब में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके आपने एक कंपाउंड तैयार किया, अब वो कंपाउंड लेके आपने जो है उसका डेटा करवाया, आईआर डेटा करवाया, एनएमआर डेटा करवाया, आपने एचआरएमएस करवाया आपने। ठीक है, आपने एक्सरे जो है वो एक्सआरडी करवाया आपने, क्रिस्टल एक्सरे करवाया आपने, फिर आपको ये पता चल गया कि आपका स्ट्रक्चर क्या बना है। अब आप उसको उठा के फिजिक्स वालों के पास थोड़ी लेके जाओगे कि बताना भैया ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलोगे। अरे सिंपल सी बात है ना, आपको पढ़ा दिया जाएगा कि कैसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, कैसे वाले कंपाउंड हो सकते हैं। बस आपको जैसे पता चला कि अच्छा स्ट्रक्चर ये है ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड, अच्छा स्ट्रक्चर ये है इसका जो है साइड प्रोडक्ट ये है ऑप्टिकली एक्टिव है, बस तो वो सीखना अपने को। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, बट ये एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन है। अभी हम अपनी खुद की पर्सनल वाली निकालेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव किसी कंपाउंड को देख के हम ये बता सकें कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, वो है आपकी कायरलिटी। ठीक है, वो क्या है आपकी कायरलिटी। ठीक है, इससे भी पहले आपको बता देते हैं कायरल सेंटर। कायरलिटी से भी पहले बता देते हैं कि कायरल सेंटर क्या होता है। कायरल सेंटर क्या होता है? ऐसा सेंटर ए कार्बन सेंटर इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर ऐसा कायरल सेंटर which has four different
फंक्शनल ग्रुप भी नहीं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लिख देते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड इट। वो क्या कहलाता है आपका? कायरल सेंटर कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे अभी आपको बोल रहे थे, मान लो, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ, CH3 CH2। अभी आपको यहीं पे प्री कायरल और प्री प्री कायरल, ये भी यहीं पे बता दूंगी, ठीक है? प्री कायरल और प्री प्री कायरल, CH2 और CHCl CH3। अब यहाँ पे देखिए, ये वाली जो कार्बन है इसके अराउंड एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है और 3 ये सेम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये वाली कार्बन आपकी कायरल नहीं है। ये वाले कार्बन को देखिए, एक तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये वाली कार्बन, ये 4 अलग अलग ग्रुप्स से घिरी हुई है, इसको चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप्स ने घेर लिया है। तो ये क्या है जी? आपका कायरल सेंटर बन गया, ठीक है? यही तो बोला हमारे कायरल सेंटर की तो डेफिनेशन है। ये वाले कार्बन को देखो, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये CH3 है, 2 अलग अलग ग्रुप है, बट एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हो, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। अगर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे जी? सेम सेम हो गए 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे में क्या हो गया जी? ये कायरल सेंटर नहीं है। ऐसे इसको देखो, ये एक ग्रुप लगा हुआ बट ये 3 हाइड्रोजन सेम सेम है, यानी कि ये भी क्या नहीं है? कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है बच्चों? अब चलते हैं प्री कायरल और प्री प्री कायरल की तरफ। वो ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जब NMR पढ़ाने लगूंगी तो फिर से तुमको याद दिलाऊंगी प्री कायरल क्या होता है। देखिए बच्चों, देखो, जब होता क्या है, मान लो CH4 से शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं, CH4 से शुरू। एक तो ना बहुत ज्यादा आंख में लग रही है, पहले मैं 1 सेकेंड में थोड़ा सा पानी पी लूं। आप लोगों को अगर कोई एतराज ना हो तो, हाँ, होना नहीं चाहिए। इसके बहुत पास अगर ऐसे रहते हो ना तो फिर बहुत ज्यादा वो लगता है। आप लोग वीडियो को आगे बढ़ा लो, है ना? मुझे पानी पीते हुए देखने की जरूरत है थोड़ी ना, वो पेपर में नहीं आने वाला। देखो, ये कार्बन है, इसके चारों तरफ ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आपने क्या किया? आपका मन में आया कि ये हाइड्रोजन को भगा दो और यहाँ पे मान लो कोई और ग्रुप कोई भी लगा दो। मान लो मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है? हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय CH3, ठीक है? फिर आपको थोड़ी देर में आया कि नहीं यार, मजे से नहीं आ रहे, इस हाइड्रोजन को भी हटा दो। क्या बोला? कि इस हाइड्रोजन को भी हटा दो, ठीक है? मैंने बोला ठीक है, हाइड्रोजन, इसको बोला हमने कि क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, कर दिया, क्लोरीन लग गया, CH3 आ गया। फिर हमने बोला कि यार अभी भी मजे से नहीं आ रहे, क्या करो? फिर से एक हाइड्रोजन को हटा दो और कोई और ग्रुप लगा दो। कोई और ग्रुप लगा दो। CH3 हो गया, Cl हो गया, इसकी जगह हमने बोला कि ठीक है, उठा के क्लोरीन लगा दो यार, अब अपने को क्या है। और ये अब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हमें एक क्लोरीन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, CH3 ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट मिल गए। और हमारे मन में आया कि हम इसको कायरल सेंटर बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? कायरल सेंटर बुलाएंगे। ठीक है जी, बढ़िया। कायरल सेंटर बनने से पहले वो क्या था? कायरल सेंटर नहीं था। कायरल सेंटर बनने से पहले वो क्या था? कायरल सेंटर नहीं था। इसको बुलाते हैं प्री कायरल सेंटर। क्या बुलाएंगे इसको? प्री कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बनने से पहले वो क्या था? प्री कायरल सेंटर। इससे पहले क्या था? इससे पहले तो बिल्कुल कायरल के आसपास भी नहीं था।
इसको बुलाएंगे जी प्री कायरल सेंटर। देखो जी, बढ़िया बात पता चली कि नहीं पता चली? बहुत बढ़िया बात है ये जो प्री कायरल सेंटर वाली बात है ना बच्चों, ये आती है आपको क्या बुलाते हैं उसको, एनएमआर के अंदर। तो एनएमआर में मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन डिफरेंट जो आपका एनएमआर है वो देते हैं, आपस में अलग अलग होते हैं, ये डायस्टीरियोमर की तरह काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कहाँ चले आगे, एक सेकेंड बच्चों। हाँ अब आ जाओ। तो ये था जी आपका कायरल। अब चलते हैं कायरलिटी की तरफ। पहले तो मैं आपको सीधा सीधा वो वाला कायरलिटी जो है, जो कन्वेंशनल वे में पढ़ाते हुए आ रहे हैं, वो पहले बता देती हूँ कि जी अगर आप अपना ये हाथ उठाएं तो और अपने दूसरे हाथ को भी उठाएं, ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। आप देखेंगे है ना, ये मिरर इमेज हैं। लेकिन अगर आप इसी हाथ के एग्जैक्टली ऊपर ही अपना हाथ रख दें, चिड़िया उड़ गई, ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर रख दें, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो इसको ही हम क्या बुलाते हैं, कायरलिटी बुलाते हैं, ठीक है। टू कंपाउंड्स which are non-superimposable mirror images of each other are called chirality या chiral या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी मैंने आपको ऐसे भी बता ही दी, ठीक है। कायरलिटी भी मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेशन हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है एज इट इज, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी जो प्रॉपर मतलब कह लीजिए कि एग्जाम्पल के साथ पूरी डेफिनेशन जो है मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। इससे पहले हम एक बार, मुझे अभी याद आ गया कि कायरल सेंटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कायरल सेंटर के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा पीओएस सीओएस के बारे में। एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं, क्योंकि मुझे फिर पीओएस सीओएस तो लंबा चला जाएगा, मुझे आपको उनके क्वेश्चन करवाने हैं साथ के साथ, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। वहां पे आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपको किस कायरल सेंटर का मतलब, कायरल सेंटर को अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब महत्व है हमारी दुनिया में, ठीक है। और जो पीओएस है वो क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सी सेंट्रोसिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और हम उसको जो है आपके क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा ही टॉपिक चला जाएगा, तो नेक्स्ट वाला लेक्चर देखेंगे इसके लिए। ये था एकदम बेसिक का आपका, ठीक है। कायरलिटी को भी मैं आपको वहीं पे एकदम से उसकी मतलब जो भी छोटा थोड़ा बहुत डिस्कशन है वो वहीं पे आपको जो है वो दे दूंगी। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दे ही दिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।